अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, लास्ट लेक्चर चैप्टर 11 जो है होमियोस्टेसिस वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम इस चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का लेक्चर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन मीन्स टू इंटीग्रेट अमॉन्ग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को यकजा करना या इकट्ठा करना। एंड टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, और बाहर इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके खिलाफ रद्द अमल जाहिर करना। स्टिमुलाई कहेंगे एक्सटर्नल चेंजेस को। ठीक है, इन ऑर्डर टू कीप हारमनी विद द इन्वायरमेंट, ताकि माहौल के अंदर जो है वो हम आहंगी जो है उसको बरकरार रखा जा सके। ठीक है, अब आ जाते हैं हम टाइप्स की तरफ। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह की कोऑर्डिनेशन होती हैं। एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन इट इज़ परफॉर्म बाय नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसको कौन चला रहा होता है? नर्वस सिस्टम चला रहा होता है। इट वर्क्स एट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये कितनी रफ्तार से? बिल्कुल बिजली की रफ्तार से जो है वो काम करती है। मतलब जितनी तेज़ी से बिजली मूव करती है उसी तरह से नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर एक आर्गन से दूसरे आर्गन तक मैसेज बिल्कुल इसी तरह से जा रहा होता है। या जितने भी आर्गन नर्वस सिस्टम में होती हैं वो एक दूसरे के साथ इसी तरह से कनेक्टेड होती हैं। नेक्स्ट वन इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। दिस कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस थ्रू सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड हार्मोन्स। ये कोऑर्डिनेशन जो है वो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं। इनके बारे में हम आगे डिटेल में नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में भी पढ़ेंगे और केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जनरली मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन पढ़ लेते हैं। चाहे वो नर्वस कोऑर्डिनेशन हो चाहे वो केमिकल कोऑर्डिनेशन हो, इन दोनों का जो मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, वो एक ही तरह का होता है। The mechanism of coordination involves following phases. Phase 1, receiving stimulus. Stimulus, any change in the environment which can initiate or response in the body is called stimulus. ठीक है, कोई भी चेंज जो इन्वायरमेंट में हुआ है और उसको बॉडी ने सबसे पहले इनिशिएट, वैसे कहते हैं शुरू करने को, लेकिन यहाँ पर शुरू करना नहीं होगा। यहाँ पर होगा कि उसने सबसे पहले जो रद्द अमल जिसके खिलाफ दिखाया जाए या जिसको सबसे पहले महसूस किया जाए वो चीज़ स्टिमुलस कहलाती है। सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आया है उसको हम स्टिमुलस कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर बॉडी, वो चेंज बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर में चेंज आ गया है, या कोई बॉडी पार्ट्स है जो प्रॉपरली जो है वो फंक्शन नहीं कर पा रहा, उसके अंदर कोई डिसऑर्डर वगैरह हो गया है, तो ये स्टिमुलस होगा। और बाहर की इन्वायरमेंट से भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी को बाहर से कुछ इस तरह का रिसीव हुआ, जैसे कि किसी गर्म चीज़ के ऊपर हाथ लग जाना। ठीक है, हमारी बॉडी का जो है ना किसी चीज़ को फील करना, या फॉर एग्जांपल पाँव के अंदर जो है पाँव के अंदर सुई का चुभ जाना या पाँव पर चोट लग जाना, तो इस तरह की चीज़ों को स्टिमुलस कहेंगे। एग्जांपल्स है टच, लाइट एंड साउंड एक्सेट्रा आर स्टिमुलाई। ठीक है, टच करना, रोशनी, बहुत तेज़ रोशनी का आना, या फिर साउंड वगैरह का सुनना, तो लाउड है, जो लाउड है या लो है, जिस तरह का भी है, तो इस तरह की चीज़ों को स्टिमुलाई बोलते हैं। ठीक है, सिंगुलर में हम इसको स्टिमुलस बोलेंगे और प्लूरल में हम इसको स्टिमुलाई बोलेंगे। रिसेप्टर्स, द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच रिसीव द स्टिमुलाई आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। अब इस स्टिमुलाई को या स्टिमुलस को जो पार्ट रिसीव करता है सबसे पहले वो क्या कहलाएगा? रिसेप्टर कहलाएगा। रिसेप्टर्स जो है हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स को भी रिसेप्टर ही कहा जाता है, आई, ईयर, नोज, स्किन और टंग। ठीक है, आँख जो है वो किसी भी किस्म का बाहर अगर कुछ इस तरह का हुआ है, फॉर एग्जांपल आँखों में मट्टी जाती है, कुछ भी इस तरह की है, रोशनी बहुत तेज़ है, तो उस चीज़ को आँख जो है वो क्या करती है? रिसीव करती है उस चेंज को। कानों ने अगर कोई आवाज़ सुनी है उस चीज़ को महसूस करेंगे। नोज़ जो है वो स्मेल को जो है रिसीव करने का काम करेगी, स्किन टच को, और टंग जो है वो टेस्ट को। तो पहला फेज़ हमारा यही था कि रिसीविंग स्टिमुलस, कि स्टिमुलस को पहले क्या करना है? रिसीव करना है, लेना है। स्टिमुलस क्या होता है वो भी बता दिया, और स्टिमुलस को लेने वाले जो ऑर्गन्स हैं उनको रिसेप्टर कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड फेज़ हमारे पास है मैसेज टू कोऑर्डिनेटर। ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन को चलाने वाला है या जिसने ऑर्गन्स के दरमियान में कोऑर्डिनेशन को मेंटेन रखा हुआ है, आप उस तक मैसेज लेकर जाना है। मतलब जो स्टिमुलस
रिसीव किया है रिसेप्टर ने, अब उस मैसेज को कोऑर्डिनेटर तक लेके जाना, ये फेज 2 होगा। कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं? द रिसेप्टर सेंड द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टिमुलस टू अ कोऑर्डिनेटर, इट एनालाइजेज द इंफॉर्मेशन एंड मेक अ डिसीजन। ठीक है, रिसेप्टर्स जो है वो स्टिमुलाई से जो इन्फॉर्मेशन है वो कोऑर्डिनेटर्स तक ले जाते हैं और इनका काम होता है इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके और उसके मुताबिक जो है वो फैसला बनाना, या आप कह सकते हैं कि वो ये बताते हैं कि इस चेंज का या स्टिमुलस का जो है वो रद्द अमल क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल इन नर्वस कोऑर्डिनेशन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन में 2 कोऑर्डिनेटर होते हैं, एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन वैसे भी हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है। वाइल इन केमिकल कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कोऑर्डिनेटर, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटर होते हैं, क्योंकि हार्मोन्स जो हैं जिनका जिक्र हमने किया है लास्ट कि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो हार्मोन्स की वजह से होती है या वो उसको चला रहे होते हैं, तो वो हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से ही खारिज होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स विच आर डक्टलेस ग्लैंड्स। ठीक है, जिनकी जो है बाकायदा कोई ट्यूब वगैरह नहीं होती अपनी सिक्रीशंस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, बल्कि ये डायरेक्टली जो है ब्लड के अंदर अपनी सिक्रीशंस को पोर कर देते हैं, उंडेल देते हैं। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास हो गया, अब कोऑर्डिनेटर तक मैसेज आ गया। थर्ड फेज है प्रोड्यूसिंग रिस्पांस। अब कोऑर्डिनेटर ने उसके खिलाफ क्या करना है? रद्द अमल शो करवाना है। इफेक्टर्स द कोऑर्डिनेटर सेंड्स अ मैसेज टू स्पेशल पार्ट ऑफ द बॉडी कॉल्ड इफेक्टर्स। अब कोऑर्डिनेटर ने जो भी डिसीजन लिया है, जो भी रिस्पांस उसने बताया है करना है, उसको वो देगा ख़ास किस्म के आर्गन्स को या टिश्यूज़ को, जो कि क्या करेंगे? इनसे मैसेज को रिसीव करेंगे, वो इफेक्टर्स कहलाएंगे। कोऑर्डिनेटर्स अब जिसको मैसेज भेजेंगे वो पार्ट्स जो हैं वो इफेक्टर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल इन नर्वस कोऑर्डिनेशन मसल्स एंड ग्लैंड्स आर इफेक्टर्स। ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन में मसल्स और ग्लैंड्स जो हैं वो इफेक्टर्स होते हैं, मतलब ब्रेन जो है मसल्स और हमारी बॉडी के ग्लैंड्स या जो ऑर्गन्स हैं उनको जो है मैसेज पहुंचाकर उनसे काम करवाता है। इन केमिकल कोऑर्डिनेशन डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी एक्ट एज इफेक्टर, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में मुख्तलिफ टिश्यूज़ जो हैं वो इफेक्टर के तौर पर काम करते हैं। द इफेक्टर शो रिस्पांस विच इज़ सेंड बाय कोऑर्डिनेटर। इफेक्टर वही रिस्पांस या वही रद्द अमल दिखाएगा जो कि कोऑर्डिनेटर ने उसको भेजा है। ठीक है, यहाँ पर नीचे एक एग्जांपल दी गई है इसी चीज़ से रिलेटेड। व्हेन द डोर ऑफ योर हाउस इज़ नॉक्ड। ठीक है, जब आपके दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर दस्तक होती है, द साउंड प्रोड्यूस बाय नॉकिंग, जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है दस्तक देने से, उसको स्टिमुलस कहेंगे। यूअर एयर्स, हमारे कान जो है वो रिसेप्टर के तौर पर काम करेंगे, रिसीव द स्टिमुलस एंड सेंड इट टू अ कोऑर्डिनेटर, और वो उसको कोऑर्डिनेटर मीन ब्रेन तक भेजेंगे। द ब्रेन मेक अ डिसीजन, अब ब्रेन क्या करेगा? फैसला लेगा। एंड सेंड अ मैसेज टू मसल्स, अब वो मसल्स को मैसेज देगा जो कि इफेक्टर्स हैं। और कौन से मसल्स को? ऑफ योर लेग्स टू मूव एंड हैंड्स टू ओपन द डोर, वो आपकी टांगों और आपके हाथ के जो मसल्स हैं उनको ये मैसेज देगा कि अब आप जाकर जो है वो दरवाज़ा खोल लें। इसी तरह की बेशुमार एग्जांपल्स जो हैं हमारी आम जिंदगी से रिलेटेड होती है जिसमें ये कोऑर्डिनेशन जो है, और ये फॉर एग्जांपल हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं। ठीक है, जैसे ही हमारे स्किन पर जो है कोई गर्म चीज़ टच होती है तो स्किन जो है रिसेप्टर के तौर पर काम करती है और ये मैसेज जो है स्टिमुलस को वो रिसीव करके ले जाती है कोऑर्डिनेटर यानी ब्रेन तक। ठीक है, ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक। फिर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डिसीजन लेता है कि इसका क्या रद्द अमल होना चाहिए। फिर वो जो है मसल्स को, मतलब हमारे आर्म के, बाजू के जो मसल्स हैं उनको मैसेज देगा जो कि आप इफेक्टर के तौर पर काम करेंगे, और हम अपना हाथ जो है वो गर्म चीज़ से पीछे हटा लेते हैं। ठीक है, तो वैसे आप सोच रहे होंगे कि ये कितनी तेज़ी में, कि हम तो सोच भी नहीं सकते कि ये जो काम है, इस जितनी देर में हम लोग किसी गर्म चीज़ से हाथ हटाते हैं उतनी देर में मैसेज आकर वापस भी चला जाता है। तो इसकी ये वही एग्जांपल है कि हमने कहा था कि नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड से काम करती है, तो विद इन सेकेंड्स जो है ये काम जो है वो कर लेते हैं। इसी तरह से ये तो नर्वस कोऑर्डिनेशन की एग्जांपल है। केमिकल कोऑर्डिनेशन की एग्जांपल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में किडनी के बारे में पढ़ाया था कि किडनी जो है वो वाटर के बैलेंस को बॉडी में मेंटेन रखती है। तो वहाँ पर मैंने जिक्र किया था कि जब किडनी जो ब्लड के अंदर जो है पानी की मिकदार कम होगी और वो ब्लड ब्रेन तक जाएगा। ब्रेन में मैंने आपको बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद होता है जो कि क्या करेगा? एक हार्मोन खारिज करेगा। ठीक है, वो हार्मोन क्या करता है? ठीक है, एंटी डायरेक्टिक हार्मोन क्या करेगा? उसका काम ये होगा कि वो
ब्लड के अंदर जो है उस हार्मोन को पोर कर देंगे और वो जो है ब्लड के साथ बहता हुआ किडनी तक पहुंचता है और फिर वो किडनी में जाकर रेनल ट्यूब्यूल का जो पार्ट होता है वहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन को कम करवा देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी ब्लड के अंदर रहे और ब्लड में पानी की मिकदार जो है वो बराबर रहे। तो वो हमारे पास जो थी वो केमिकल कोऑर्डिनेशन की एग्जांपल है, जिसके अंदर किडनी जो है, अगर किडनी के अंदर पानी कम हो रहा है तो किडनी जो है वो उस पानी को जो है बॉडी से ज़्यादा निकाले नहीं बल्कि बॉडी के अंदर ही रखे। तो इस चीज़ को कोऑर्डिनेशन से चलाने का काम जो है वो ब्रेन कर रहा है। ठीक है, ब्रेन के अंदर मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड ही है जहाँ से हार्मोन खारिज होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने कोऑर्डिनेशन को डिस्कस किया।